So we will discuss about lecture थर्ड एंड स्वागत है आपका एक बार फिर से उदित फार्मेसी में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड लेक्चर जिसमें हमें पढ़ना है अमाइनो एसिड है थर्ड लेक्चर, उसका हमें थर्ड पार्ट ही आज डिस्कस करना है। सबसे पहले आज हमें कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है अपनी अमाइनो एसिड की। तो हमें डिस्कस करनी है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया है सोल्यूबिलिटी। सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी होगी अमाइनो एसिड की वो होगी सोल्यूबिलिटी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल अमाइनो एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर बट देयर सोल्यूबिलिटी वेरीज टू ग्रेट एक्सटेंट। देखिए क्या बताया गया है कि सारे जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं वो नॉर्मली पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। उनकी सोल्यूबिलिटी किसके अंदर देखने को मिलती है? वाटर के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन क्या कुछ जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो वेरी करते हैं वाटर में सोल्यूबल होने से। उनकी सोल्यूबिलिटी वेरी करती है किसमें? अमाइनो एसिड की जो सोल्यूबिलिटी है वो वेरी करती है किसके अंदर? वाटर के अंदर, कुछ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स की। नेक्स्ट पॉइंट इज पोलर अमाइनो एसिड आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। जो पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हाईली सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। देन नॉन पोलर, नेक्स्ट वन इज नॉन पोलर अमाइनो एसिड आर हाईली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हाईली सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल, सेकंड वन इज क्लोरोफॉर्म, थर्ड ईथर, बेंजीन। इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है अमाइनो एसिड्स की? ऑप्टिकल एक्टिविटी मैं आपको बता दूं, ये जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। एसाइमेट्रिक कार्बन एटम के साथ ये क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं क्या होते हैं? ये ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं। ओके, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन देखिएगा, द ब्रेकडाउन ऑफ सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ नेटिव प्रोटीन resulting in the alteration of the physical, chemical and biological characteristic of protein by a variety of एजेंट्स। देखिए क्या होता है, जितने भी प्रोटीन होते हैं जैसे कि प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में हमने देखा था। और सारी स्ट्रक्चर्स हमने देखी थी ऑफ नेटिव प्रोटीन रिजल्टिंग द अल्ट्रेशन ऑफ द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन बाय अ वैरायटी ऑफ एजेंट। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है किसकी? प्रोटीन की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कैन बी डन बाय फॉलोइंग एजेंट। फर्स्ट वन इज फिजिकल एजेंट जैसे कि हीट, सरफेस एक्शन, यूवी लाइट, हाई प्रेशर। देखिए क्या होता है, प्रोटीन अगर चेंज होगा मींस प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें चेंजेस होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? जैसे कि फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि हीट। अगर आप हीट ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो शायद प्राइमरी प्रोटीन जो है वो सेकेंडरी प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए, या फिर जो सेकेंडरी प्रोटीन है वो टर्सरी प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए सरफेस एक्शन की वजह से, या फिर यूवी लाइट की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से। कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसके कारण जो प्रोटीन है उसमें डीनेचुरेशन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज केमिकल एजेंट जैसे कि एसिड। अगर आपने ज्यादा एसिड उसमें डाल दिया, ज्यादा एसिड का यूज कर लिया, तो प्रोटीन अपना जो नेचुरेशन है उसका नेचुरल जो प्रोडक्ट है वो डीनेचुरेशन प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन एल्केलाइज
हैवी मेटल, साल्ट, यूरिया, इस टाइप के अगर केमिकल्स आप यूज करते हैं, इस टाइप के केमिकल एजेंट्स यूज करते हैं, तो उससे डीनेचुरेशन फॉर्म में आपके प्रोटीन्स कन्वर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल एजेंट्स, जैसे कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। अगर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो रिएक्शन कराने में काम आते हैं, अगर वो यूज हो जाए या फिर ज्यादा मात्रा में हो जाए या फिर कम मात्रा में हो जाए, तो उससे भी डीनेचुरेशन फॉर्म में प्रोटीन्स कन्वर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट वन डिफरेंस है, देखिए पेप्टाइड मीन्स आपको जो प्रोटीन की जो चेन होगी, जो अमाइनो एसिड की चेन होगी, पेप्टाइड बॉन्ड में जो अमाइनो एसिड की चेन होगी, उसमें क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा अमाइनो एसिड एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो वहां पे कौन सा बॉन्ड काम करता है? पेप्टाइड बॉन्ड। यहीं पे आप देखिएगा पॉलीपेप्टाइड, जहां पे 100 और मोर अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो वहां पे कौन सा बॉन्ड काम करता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड काम करता है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताती हूं, जैसे कि विलियोमाइसिन एंड ग्रेमिसिडीन आर पेप्टाइड यूजफुल एज एंटीबायोटिक। जैसे कि विलियोमाइसिन है या फिर ग्रेमिसिडीन है, ये सारी ड्रग्स हैं जो एज अ एंटीबायोटिक, ये सारे क्या हैं? पेप्टाइड्स हैं जो एज अ एंटीबायोटिक यूज होते हैं। नेक्स्ट वन इज बिलियोमाइसिन, अ पेप्टाइड यूज्ड एज एंटी कैंसरस एजेंट। देखिए बिलियोमाइसिन एक फिर से एक पेप्टाइड है जो किसकी तरह यूज होता है? एंटी कैंसरस एजेंट्स की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वन इज ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन इज अ पॉलीपेप्टाइड यूज्ड एज हाइपोटेंसिव एजेंट। ब्रेडिकाइनिन क्या है? आपके बॉडी के अंदर मिलने वाला एक केमिकल है, ठीक है। तो ब्रेडिकाइनिन भी एक पॉलीपेप्टाइड है जो किसमें यूज होता है? हाइपोटेंसिव एजेंट्स के रूप में यूज होता है। हाइपोटेंसिव मींस जो आपकी हाइपरटेंशन होती है उसे कम करने में जो एजेंट्स यूज होते हैं वो कहलाते हैं हाइपोटेंसिव एजेंट्स। नेक्स्ट वन इज TRH मींस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज अ पेप्टाइड। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज पेप्टाइड। नेक्स्ट वन प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए और ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में जो आपसे पूछा जाता है वो मोस्टली डिसीज ही पूछी जाएगी आपसे। जैसे अमाइनो एसिड का क्वेश्चन आया आपको, तो उस क्वेश्चन में आपसे डिसीज 100% श्योर है कि आपसे वो डिसीज पूछेगा ही। तो ये जितनी भी डिसीज मैं आपको बताऊंगी ये सारी इंपॉर्टेंट है और आप अच्छे से इन्हें पढ़िएगा, तैयार कीजिएगा। तो फर्स्ट वन इज फास्ट प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में हमने लिया है क्वाशिकोर डिसीज। क्वाशिकोर डिसीज अकरिंग कॉमनली इन द चिल्ड्रंस। जो क्वाशिकोर डिसीज होती है ये नॉर्मली किस में देखने को मिलती है? चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है। इसके कॉजेस कौन कौन से हो सकते हैं? कारण कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज लार्ज फैमिली साइज। अगर किसी का फैमिली साइज लार्ज है तो उन्हें उन बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है किसकी? क्वाशिकोर डिसीज की, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पुअर हेल्थ ऑफ मंथ। देखिए क्या है कि अगर आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है तो भी बच्चों में ये डिसीज देखने को मिलती है। मींस आप ये समझ सकते हैं कि बच्चों का अच्छे से देखभाल नहीं हो रही है या फिर फैमिली साइज बड़ा है तो बच्चों को ज्यादा केयर नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स, तो उन बच्चों में ज्यादा से ज्यादा क्वाशिकोर डिसीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। देखिए प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग अगर हो जाए, प्री मैच्योर क्या हो, आपका बेबी हो या फिर प्री मैच्योर क्या हो सकती है, मदर हो और वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो या फिर बेबी प्री मैच्योर हो, उस टाइम अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवानी पड़ती है मदर को तो भी क्वाशिकोर डिसीज के शिकार हो सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट वन इज पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर एनवायरमेंटल कंडीशन खराब है, आपके आसपास का वातावरण सही नहीं है, तो भी आप क्वाशिकोर डिसीज के शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिलेड सप्लीमेंट्री फीडिंग।
देखिए, जो फीड आपको करवाया जाता है, जो फीडिंग मदर फीडिंग होती है या फिर अदर कोई भी फीड आपको करवाया जाता है, अगर वो डिलेड हो जाए, मींस आपको भूख तो लगी है, आप बच्चे को भूख तो अब लगी है लेकिन आप उसे खाना दे रहे हो 4 घंटे बाद, तो इस टाइप की अगर कंडीशन आती है तो तब भी आपको क्वाशियोकोर डिसीज की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट वन इज 6th पॉइंट, यूज ऑफ डाइल्यूटेड काउज मिल्क टू द इन्फेंट्स और चिल्ड्रन। देखिए क्या होता है, नॉर्मली आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने भी आपके कॉजेस कारण आए हैं वो सारे यही आए हैं, मदर से बेबी के या तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रही, या फिर प्री मैच्योर है, या फिर अगर करवा रहे हैं तो एनवायरमेंटल कंडीशन सही नहीं है। ठीक है, सारी चीजें देखिए, पुअर हेल्थ ऑफ मंथ, सारी चीजें किससे आ रही है, आपकी ब्रेस्ट फीडिंग से आ रही है, क्योंकि जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो उस टाइम बहुत सारी एंटीबॉडीज बेबी के अंदर जाती है। ठीक है, तो उस टाइम बहुत सारी एंटीबॉडीज मदर से बेबी के अंदर ट्रांसफर होती है। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी मदर्स होती हैं जिन्हें जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा ही नहीं पाती है, क्योंकि उनका जो मिल्क है वो अच्छे से बाहर नहीं आता है, क्योंकि जो वैसोप्रेसिन जो हार्मोन होता है वो रिलीज ही नहीं होता, तो इसीलिए क्या नहीं हो पाता है, मिल्क रिमूव आउट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखिएगा ध्यान से, यूज ऑफ डाइल्यूटेड काओ मिल्क टू द इन्फेंट्स और चिल्ड्रन। देखिए जो डाइल्यूटेड काउज होती हैं उनका मिल्क अगर बच्चों को आप बचपन से पिला रहे, मदर्स ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रही है बच्चों को, तो उसके कारण भी इन्फेंट्स को, चिल्ड्रन को, बच्चों को क्वाशियोकोर डिसीज की प्रॉब्लम जा सकती है। नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स। अब क्वाशियोकोर डिसीज के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है चिल्ड्रंस की। ओडेमा मीन्स क्या, आपकी जो हड्डियां हैं, जितनी भी हड्डियां हैं, बोन्स हैं, टीथ है, ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बच्चा कमजोर रह जाता है। थर्ड वन इज चेंजेस और अल्ट्रेशन इन पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर। मीन्स क्या होता है, देखने को मिलता है कि स्किन का पिगमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, स्किन का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, हेयर का, स्किन के कलर चेंज हो रहे हैं बच्चों के। अभी आपको देखने को मिलता होगा कि अभी बचपन में ही छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद होने लगते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो स्किन का या फिर उनके बालों का कलर चेंज हो रहा है, पिगमेंट चेंज हो रहा है। तो ये कारण हो सकते हैं, क्वाशियोकोर जो डिसीज है उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है एनलार्जमेंट ऑफ लीवर। लीवर हद से ज्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है, जितना उसे होना चाहिए उतना ना होके उसका साइज लार्ज होता जा रहा है लीवर का, ये एक सिम्टम हो सकता है। जीआईटी डिस्टर्बेंस, आपका जीआईटी जो सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो पूरा डिस्टर्ब रहेगा। कभी आपको अल्सर की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, कभी आपको गैस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, कभी आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं जो आपके जीआईटी को डिस्टर्ब कर सके। उसके बाद आ जाते हैं साइकिक चेंजेस। मतलब बंदा साइको भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि उसे साइको की तरह वो बिहेवियर करने लगे, बच्चा जो है आपका वो साइको की तरह बिहेवियर करने लगे, कभी इधर उधर देखे, कभी हंसे, कभी गाए, कभी रोए। तो इस टाइप के अगर चेंजेस देखने को मिलते हैं बच्चों में तो वो भी क्वाशियोकोर डिसीज का एक सिम्टम हो सकता है। उसके बाद आ जाता है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम जा सकती है चिल्ड्रंस को। नेक्स्ट वन इज स्टूल्स कंटेनिंग मच हायर क्वांटिटी ऑफ डाइजेस्टेड फूड। देखिए क्या होता है कभी कभी कि स्टूल जो है आपका, मीन्स आप फ्रेश होने जाते हैं तो वो उसकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा देखने को मिलेगी आपके डाइजेशन से अगर कंपेयर किया जाए तो। नेक्स्ट ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, क्वाशियोकोर डिसीज को आप किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सप्लाई ऑफ डाइट रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन आपको बहुत ज्यादा देना है, डाइट में सबसे ज्यादा लेना है क्या, प्रोटीन। सेकेंड वन इज फर्स्ट चॉइस मिल्क एंड एग शुड बी गिवन बोथ बीइंग रिच इन प्रोटीन। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अगर कोई पेशेंट है, आपका बच्चा ही है, अगर क्वाशियोकोर डिसीज से वो सफर कर रहा है तो आपको उसे क्या, मिल्क और एग सबसे पहले देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें प्रोटीन से भरी हुई होती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट वन इज सोयाबीन। देखिए सबको पता है पल्सेस और सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन्स आर बेस्ट नोन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ फर्स्ट क्लास एज वेल एज सेकंड क्लास प्रोटीन। देखिए जो आपका सोयाबीन होता है वो बेस्ट वेजिटेरियन फूड है जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन में भी आता है और सेकंड क्लास प्रोटीन में भी आता है। तो आप हर तरीके से, अगर आपका बेबी जो है वो क्वाशिकोर डिसीज से सफर कर रहा है तो आप उसे सबसे पहले सोयाबीन खिलाना स्टार्ट। मार्समस डिसीज। देखिए मार्समस डिसीज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिसीज क्योंकि ये बहुत सारी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो मार्समस डिसीज में फर्स्ट वन इज इट इज द प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज कॉमनली फाउंड इन इन्फेंट्स बिलो 1 ईयर ऑफ एज। देखिए क्या होता है, जो मार्समस डिसीज होती है ये भी बच्चों में देखने को मिलती है। और कौन से बच्चों में? 1 साल से कम वाले जो बच्चे होते हैं, मतलब 1 साल तक के जितने बच्चे होते हैं उनमें ज्यादातर मार्समस डिसीज देखने को मिलती है। इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज इट इज मेनली कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट विद सेम अदर न्यूट्रिशन फैक्टर्स। देखिए ये मोस्टली किसकी कमी से हो सकता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो जाए बच्चों के अंदर, अगर उन्हें अच्छे से प्रोटीन नहीं मिल पाता है, उनकी अच्छे से केयर नहीं हो पाती है बचपन में, तो उन्हें मार्समस डिसीज हो सकती है। Second one is it commonly found in people in absence of maintaining proper diet। देखिए मोस्टली ये कौन कौन से लोगों में देखने को मिलती है? मार्समस डिसीज ऐसे लोगों में देखने को मिलती है जो क्या करते हैं, अच्छे से प्रॉपर डाइट उनकी मेंटेन नहीं होती। जैसे कि मतलब आज उन्होंने सुबह खाना खाया 10 बजे, नेक्स्ट डे वो खा रहे हैं कितने बजे? 12 बजे खा रहे हैं, फिर 2 बजे खा रहे हैं, मतलब कोई टाइम उनका फिक्स नहीं है, डाइट उनकी जो फिक्स नहीं है, मेंटेन नहीं है। तो इस टाइप के पेशेंट को भी मार्समस डिसीज हो सकती है। नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स। अब सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं मार्समस डिसीज के? फर्स्ट वन इज रिटार्टेड ग्रोथ, मींस ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी चिल्ड्रंस की। सेकेंड वन इज कंप्लीट लॉस ऑफ बॉडी फैट, फैट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा उस बच्चे में, क्योंकि क्या जो बॉडी होती है ना वो तब तक कोशिश करती है आपको फिट रखने की जब तक आपकी बॉडी में मींस फैट है, कैल्शियम है। तो बॉडी को जब बाहर से सोर्स नहीं मिल पाता है, आप अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, उसे बाहर से सोर्स नहीं मिल पाता है, तो वो बॉडी में से खींचना शुरू करती है, क्योंकि आपका ब्रेन कितना 60% फैट से बना हुआ है और बहुत सारी जगह फैट की जरूरत पड़ती है, तो ये बॉडी से खींचना शुरू कर देता है, कंप्लीट लॉस ऑफ बॉडी फैट, तो इसलिए बॉडी में फैट ही नहीं बचता। नेक्स्ट वन इज वीकनेस। बच्चों में बहुत ज्यादा वो बच्चे वीक रहते हैं, हद से ज्यादा वीक रहते हैं, जितना उनका वेट होना चाहिए एज के हिसाब से उतना नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन टेक्सचर ऑफ स्किन। स्किन के टेक्सचर में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपकी स्किन डल हो जाएगी, ठीक है, स्किन पे जो आपका जो बोल सकते हैं कैसे ड्राई रहेगी, डल हो जाएगी स्किन, या फिर अदर सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं स्किन के टेक्सचर में चेंज होने के लिए। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पॉइंट जीआईटी डिस्टर्बेंस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिस्टर्बेंस हो सकता है। कैसे डिस्टर्ब हो सकता है? वही लास्ट में भी यही था सेम, जीआईटी डिस्टर्बेंस मींस कभी आपको गैस की प्रॉब्लम होगी, आपको अल्सर हो सकते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है किसमें? मार्समस डिसीज में। नेक्स्ट मैपल सिरप यूरिन डिसीज जो थी उसके अब आ जाते हैं हम किस पे? सिम्टम्स पे। तो फर्स्ट वन इज कीटो एसिड डेरिवेटिव प्रेजेंट इन ब्लड एंड देयर एक्सक्रीशन थ्रू द यूरिन। देखिए क्या होता है, जो कीटो एसिड डेरिवेटिव होते हैं वो क्या हो जाता है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, मैंने जैसे कि बताया बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं क्रिस्टल फॉर्म में, लेकिन अगर ये इनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाए बॉडी के अंदर तो एज अ पॉइजन काम करते हैं, राइट। तो क्या बोला, कीटो एसिड डेरिवेटिव प्रेजेंट इन ब्लड, जो कीटो एसिड डेरिवेटिव है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं एंड देयर एक्सक्रीशन थ्रू द यूरिन, और इनका जो एक्सक्रीशन है, जो ये एक्सक्रीट आउट होते हैं, ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं बॉडी से। नेक्स्ट वन इज सेकेंड पॉइंट इज वॉमिटिंग, वॉमिटिंग हो सकती है। थर्ड वन इज डलनेस, पूरा जो स्किन होगी आपकी वो डल हो जाएगी, ड्राई रहेगी, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। फोर्थ वन इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जो चिल्ड्रंस हैं उन्हें ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी, जितने भी पेशेंट होते हैं उन्हें डिफिकल्टी हो सकती है ब्रीथिंग में।
फिर आया उसके बाद डिफिकल्टी इन स्पीच इन द इन्फेंट्स। क्या जो इन्फेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें प्रॉब्लम जा सकती है बोलने में, एक दूसरे से बातचीत करने में। ओके, सो थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा फिर से उदित फार्मेसी पे। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे हम। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। दूसरी चीज़, अगर आपको नोट्स चाहिए हैं, ई बुक चाहिए है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई बुक का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ई बुक ले सकते हैं। तो आपको नोट्स बनाने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर आप वीडियो से नोट्स नहीं बना पाए। ओके, थैंक्स अगेन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।